गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। झंडा दिवस है आज। झंडा दिवस है क्या 14 तारीख को? पता नहीं, मेरी याद नहीं है, होगा शायद। चलो ठीक है, बताएंगे सभी कैसे हैं, बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में मेरे भाई स्वागत है आपका फिर से एक बार। आप बताएंगे सभी कैसे हैं, ठीक है? सभी बताएंगे कैसे हैं मेरे भाई। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। और आज हम लिखने का काम थोड़ा सा जोरों शोरों पर रखेंगे, ज्यादा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लिखावट का काम ज्यादा है, समझाने का थोड़ा सा है, ठीक है? तो कल की जो मैंने लिखाया था जल का अवशोषण, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम क्या करेंगे, बाद में जो वहन हो रहा था, जो भोजन का वहन हो रहा था, वो किस तरीके से हो रहा था उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बातचीत को बाद में भी जारी कर लेंगे, बाद में कभी मिलना होगा तो आराम से मिलकर बातचीत करेंगे। अभी अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो देखेंगे मेरे भाई, कहाँ तक अपन ने लिख लिया था। अपन ने लिख लिया था यहाँ तक, जल के अवशोषण में यहाँ ये चीजें लिख ली थी। और इसके बाद में लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है? अधिक हो जाती है, यहाँ तक लिख लिया था, ठीक है? आगे लिखेंगे मेरे भाई, प्रकार पानी के अणु। देखो अब इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार इसमें क्या होगा, ये पानी के अणु परासरण करेंगे। क्या करेंगे? परासरण। सर ये परासरण और विसरण क्या है? देखो परासरण हो और विसरण हो, दोनों एक ही चीज, एक ही बात है। लेकिन कुछ अंतर क्या है मेरे भाई, कि जो विसरण है, विसरण में जो गति होती है ना, वो यादृच्छिक होती है। मतलब कि इनमें जो जल के अणुओं की, फिर की बात करें, में जो अणु की जो गति होगी वो यादृच्छिक होगी। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है गुरुजी? यादृच्छिक का मतलब है रैंडमली। रैंडमली का मतलब कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई गया। लेकिन परासरण में क्या होता है, परासरण में जो मैं, विसरण और परासरण में जो अंतर होता है मेरे भाई, परासरण में होता क्या है मेरे भाई, जो गति होती है अणुओं की, वो क्या होती है, एक झिल्ली के द्वारा होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। तो अब लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मेरे भाई अपन, लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब लिखेंगे कि जल के अणुओं का परासरण लिखेंगे मेरे भाई। इस प्रकार पानी के अणु लिखेंगे इस प्रकार 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 पानी के अणु, लिखते जाएंगे साथ साथ भाई। प्रकार जल के अणु किसके द्वारा? परासरण के माध्यम से। किसके माध्यम से मेरे भाई? परासरण के माध्यम से। लिखेंगे इस प्रकार जल के अणु परासरण के माध्यम से, परार जल के परासरण के परासरण क्या होगा परासरण के माध्यम से मेरे भाई? जो निकटवर्ती, जो पास में जो कोशिकाएं थी, पास में जो जड़ बाल कोशिकाएं थी, जड़ बाल कोशिकाओं का मतलब क्या है मेरे भाई? जैसे ये हमारी जड़ होती है, जैसे पेड़ है हमारा, ठीक है? इस तरीके से पेड़ है, जड़ें होती हैं, इस तरीके से होती हैं जड़ें। तो देखोगे जैसे कि तुम गाजर खाई हो कभी, या फिर मूली खाई हो, गाजर मूली में इस तरीके से छोटी छोटी बाल जैसी संरचनाएं और होती हैं, इस तरीके से बाल निकले हुए होते हैं, तो बोलते हैं जड़ बाल कोशिका। जड़ बाल कोशिका मतलब बाल के समान कोशिका होती है। ये क्या होती है? बाल के समान कोशिका किसकी होती है? जड़ की। इसलिए इनको बोलते हैं जड़ बाल कोशिका। क्या बोलते हैं ये भाई? जड़ बाल कोशिका। तो अब लिखेंगे इसमें क्या क्या लिखेंगे मेरे भाई? इस प्रकार जल के अणु पर आसरण के माध्यम से जड़ बाल कोशिकाओं से, लिखेंगे माध्यम से जड़ बाल कोशिकाओं से, जड़ बाल से जड़ बाल कोशिका। बात समझ में आई? जड़ बाल कोशिका क्या होती है भाई? जड़ बाल कोशिका समझ में आई? जैसे गाजर खाई हो, मूली खाई हो, उनमें तुमने देखा होगा पतले पतले से बाल से निकले रहते हैं। वो बाल क्या है मेरे भाई? जैसे ये क्या होती है, गाजर जो होती है, मूली जो होती है, कहाँ उगती है? जमीन के अंदर उगती है। मतलब कि जड़ भाग होता है। क्या होता है? जड़ भाग। तो देखा होगा इसमें बाल निकले हुए होते हैं, उनको बोलते हैं बाल जड़ कोशिका। क्या बोलते हैं? जड़ बाल कोशिका बोलते हैं। तो इस प्रकार जल के अणु परासरण के माध्यम से जड़ बाल कोशिकाओं से पड़ोसी कोशिकाओं तक चले जाते हैं। लिखेंगे जड़ बाल कोशिकाओं से, जड़ बाल कोशिकाओं से, जड़ बाल कोशिकाओं से
तक गांव तक चले जाते हैं, पड़ोस गांव तक चले जाते हैं, चले जाते हैं। कब तक जारी रहता है भाई? जब तक कि दोनों में की सांद्रता समान नहीं हो जाती। तब मान लो इसके इधर वाली जड़ों के पास मान लो 50 ग्राम पानी है, तो उधर वाली जड़ों के पास मान लो जब तक कि 25-25 ग्राम नहीं हो जाएगा, मतलब कि दोनों में बराबर नहीं हो जाएगा। जल की सांद्रता का मतलब है कि जल की मात्रा जो है वो मेरे भाई बराबर नहीं हो जाएगी, तब तक ये परासरण की प्रक्रिया चलती रहेगी। क्या चलती रहेगी? परासरण की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो लिखेंगे पड़ोसी कोशिकाओं तक चले जाते हैं, तक चले जाते हैं, जाते हैं। यह तब तक जारी रहता है, यह तब तक जारी रहता है। कब तक जारी रहेगा मेरे भाई? ये जब तक जारी रहेगा जब तक कि सांद्रता क्या न हो जाए, समान न हो जाए। तो लिखेंगे यह जब तक जारी रहता है, यह तब तक जारी रहता है जब तक पानी, लिखेंगे यह तब तक जारी रहता है जब तक पानी जाइलम ऊतक से, मेरे भाई ये कब तक होता है? देखो ये पहली बात तो ये परासरण की प्रक्रिया कब तक चलती है? जब तक कि सांद्रता समान ना हो जाए। और अब ये वाली प्रक्रिया कब तक चलेगी मेरे भाई? यह तब तक जारी रहती है जब तक पानी जाइलम उत्तक, जब तक पानी जड़ से जाइलम उत्तक तक नहीं पहुंच जाता, जब तक पानी जड़ से, पानी जड़ से जाइलम उत्तक तक नहीं जाता। पानी जाए जड़ है। ये मेरे भाई ठीक है, कब तक जारी रहेगा? जब तक कि पानी जो है वो जड़ से जाइलम उत्तक तक नहीं पहुंच जाएगा। आगे लिखेंगे इसी में, आगे लिखेंगे जाइलम में पानी, ये जाइलम में क्या होता है मेरे भाई? जो पानी होता है वो गुरुत्वाकर्षण की विपरीत चलता है। लिखेंगे इसमें एक बार, लिखेंगे जाइलम में पानी, जाइलम में पानी जाइलम में पानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गुरुत्वाकर्षण के विपरीत एक कोशिका से दूसरी कोशिका के, एक कोशिका से जाइलम में पानी गुरुत्वा, एक कोशिका से कोशिका के पर जाइलम में पानी जो पर पर की ओर
जाइलम में जो पानी होता है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर जाता है। क्या मेरे भाई, ठीक है, चलो अब क्या क्या मेरे भाई, चलो अगले पेज में लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे अब अपन, क्या करेंगे मेरे भाई। अब देखो, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, भोजन के अवशोषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे भोजन के अवशोषण के बारे में। एक बार मैं पहले इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको दूसरे को समझेंगे। क्या यहाँ पे देखो फ्लोएम ये सारी चीजें पढ़ लेती। अब जल का अवशोषण, ओस्मोसिस नामक प्रक्रिया। ओस्मोसिस क्या होती है मेरे भाई, वाष्पोत्सर्जन होती है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्प से उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन। मतलब की जो जल होती है वो धूप से ले, धूप के साथ क्रिया, जल और धूप है, भाप बनती है अपने पास। वैसे ही पेड़ पौधों में भी नमी के लिए वाष्प उत्सर्जित होती है, वाष्प उत्सर्जित तो बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस, मतलब कि वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो ओस्मोसिस नामक प्रक्रिया के द्वारा जड़ बाल कोशिकाओं द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे, ओस्मोसिस मतलब क्या होता है मेरे भाई, ओस्मोसिस मतलब क्या होता है बताएंगे सभी। ओस्मोसिस का नाम मतलब क्या होता है भाई, परासरण होता है या फिर क्या होता है बताओ। अरे ओस्मोसिस बताएंगे सभी, सभी बताएंगे। ओस्मोसिस को क्या कहते हैं, ओस्मोसिस को क्या कहते हैं बताएंगे सभी। ओस्मोसिस को क्या बोलते हैं भाई बताओ। ओस्मोसिस का मतलब भाई वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, थोड़ी वेपोरेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं मेरे भाई उसको, तो वेपोरेशन। तब होता है परासरण, भाई बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, ओस्मोसिस का मतलब होता है मेरे भाई परासरण। भाई देखो कान पकड़ के दिमाग से निकल गया था, ओस्मोसिस का मतलब होता है परासरण। वेपोराइजेशन का मतलब होता है हमारे पास क्या, वाष्पीकरण। ठीक है, चलो यहाँ पे ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है, परासरण। परासरण नामक प्रक्रिया द्वारा जड़ बाल कोशिकाएं, जो जड़ बाल कोशिकाएं हैं उनके द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। कैसे किया जाता है, परासरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो पहले पूछ लेगा ये कि भाई जो जल का अवशोषण होता है, जाइलम, भाई देखो इससे क्या पूछ लेगा, पादपों में वहन होता है, हाँ होता है। किसके द्वारा होता है, ऊतकों के द्वारा। कौन कौन से ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जल का और खनिज लवणों का अवशोषण करता है या वहन करता है। फ्लोएम क्या करता है मेरे भाई, ये क्या है, खाद्य पदार्थों का क्या करता है, संवहन करता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूछ लेंगे कि मेरे भाई जो जाइलम था, जो जाइलम ऊतक था, वो जल का अवशोषण कर रहा था, लेकिन किस विधि द्वारा, किस द्वारा, तो मेरे भाई परासरण विधि द्वारा के माध्यम से, जड़ बाल कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, तो जड़ बाल कोशिकाओं के द्वारा परासरण की प्रक्रिया द्वारा ये क्या कर रहा था, जल का अवशोषण कर रहा था। इस ओस्मोसिस को बोलते हैं मेरे भाई परासरण। ओस्मोसिस को क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। मिट्टी में जल के अणुओं की सांद्रता आमतौर पर जड़ बाल कोशिकाओं की तुलना में अधिक होती है। मतलब कि जो जल के अणु हैं वो मृदा जो होती है पेड़ पौधों के आसपास, उनकी जो मृदा होती है पेड़ पौधों, ये मान लो इस तरीके से कोई पेड़ है, मान लो कि मान लो मैं पेड़ हूं, मेरे पेड़ के आसपास जो मिट्टी है ना मेरे भाई, जो मिट्टी है उसमें क्या होगी, नमी ज्यादा होगी, मतलब कि पानी की मात्रा ज्यादा होगी, पानी की सांद्रता ज्यादा होगी। बजाय किसकी तुलना में ज्यादा होगी मेरे भाई, जो मेरी जड़ कोशिकाएं थी, जो जड़ बाल कोशिकाएं थी, उनमें क्या होगी, पानी की कमी होगी, जबकि जो आसपास की मिट्टी क्या होगी, ज्यादा होगा। तो देखो मेरे भाई, एक चीज होती है, तुमने सुना होगा कि सांद्रता से निम्न सांद्रता की हो। तो मेरे भाई उच्च सांद्रता का मतलब क्या है कि जो मिट्टी के अणु हैं उनके पास जल की मात्रा क्या है, ज्यादा। और तुम्हारी जो जड़बाल कोशिकाएं हैं उनके पास पानी की मात्रा क्या है, उनके पास पानी की जो सांद्रता है मेरे भाई वो क्या है, कम है। ठीक है मेरे भाई, उनके पास सांद्रता क्या है, कम। ठीक है गुरुजी, कम है। तो मेरे भाई क्या होगा कि जो जड़बाल कोशिकाएं हैं, जो जड़बाल कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी, पानी को पहुंचाएंगी, कहां पहुंचाएंगी, पेड़ तक पहुंचाएगी, पेड़ के पूरे भाग तक पहुंचाएंगी। अब पेड़ के पूरे भाग तक पहुंचाने का मतलब क्या है, समझेंगे। पेड़ के पूरे भाग तक पहुंचाने का मतलब क्या है, समझो। जैसे कि मान लो ये पेड़ है, समझेंगे मेरे भाई, जैसे कि ये पेड़ है मान लो, ठीक है, मान लो पेड़ है तुम्हारा, ठीक है, ये इस तरीके से पेड़ है, इस पेड़ की इस तरीके से जड़ें निकल रही हैं, इस तरीके से क्या निकल रही हैं, जड़ें। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे क्या पहली हुई है तुम्हारे पास, ये मृदा है मेरे भाई, मान लो ये मृदा है, मिट्टी में गड़ा हुआ है इस तरीके, है, ये मिट्टी में गड़ा हुआ है। अब ये मिट्टी में गड़ा हुआ है तो मेरे भाई ये जो मिट्टी है ना, यहाँ पे जो मिट्टी है इसमें क्या है, नमी ज्यादा है, मतलब कि पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा। अब ये क्या है, जड़े हैं, इन जड़ों में क्या होंगे, इस तरीके
बाल कोशिकाएं होंगी। बाल कोशिकाओं का मतलब, बाल जड़ कोशिकाओं का मतलब पतली पतली क्या होंगी, इस तरीके से जड़ कोशिकाएं होंगी। ये जो जड़ कोशिकाएं होंगी मेरे भाई, इनमें पानी की क्या होती है, कमी होती है। किसकी तुलना में? ऐसा नहीं है पानी की कमी बिल्कुल पड़ी रहती है, नहीं। पानी की क्या होती है, कमी होती है। किसकी तुलना में? मतलब ये जो मिट्टी है ना, इसकी तुलना में। गुरुजी क्या कहना चाह रहे हो, समझ में आया? कोई बात नहीं मेरे भाई, समझ में आया। मैं वापस समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? कि ये मिट्टी है और एक जड़ है हमारे पास, ध्यान से समझेंगे। मिट्टी है और क्या है मेरे भाई, ये बाल जड़ कोशिकाएं हैं। तो ध्यान से समझेंगे, दोनों में से मैं पूछ रहा हूं कि दोनों के पास पानी है। हाँ गुरुजी पानी है। तो पानी किसके पास ज्यादा है? गुरुजी तुम बोलोगे मेरे भाई कि मृदा के पास ज्यादा है। अगर मृदा के पास ज्यादा है मेरे भाई, तो ये बाल कोशिकाओं के पास क्या होगा, कम होगा। हाँ गुरुजी कम होगा। अब ये जो बाल कोशिकाएं हैं बेचारी, ये जो बाल जड़ बाल कोशिकाएं हैं, ये क्या कर रही हैं, इस तरीके से पूरा पेड़ बना हुआ है, पूरे पेड़ में कोशिकाएं होंगी इस तरीके से अपने पास सब में। ये क्या करेगा मेरे भाई, ये परासरण विधि द्वारा, परासरण का मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या करेगा, इस नमी को क्या करेगा मेरे भाई, पेड़ पौधे के हर भाग तक पहुंचाएगा। पेड़ पौधे के हर भाग तक पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? गुरुजी जाइलम और फ्लोएम तक। तो जाइलम तो क्या करेगा, जल को पहुंचाएगा। तो ये जल का परिवहन जो कर रहा है, ये जल का जो परिवहन कर रहा है, वो कौन कर रहा है? गुरुजी जाइलम तक कर रहा है। तो गुरुजी कहना क्या चाह रहे हो मेरे भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे दो चीजें हैं, जड़ बाल कोशिकाएं और मृदा। जड़ बाल कोशिकाएं और मृदा, मृदा का मतलब मिट्टी। तो मिट्टी में क्या है, पानी की सांद्रता अधिक है, मतलब कि मिट्टी में क्या है, जल की मात्रा अधिक है। और जो जड़ बाल कोशिकाएं हैं उनमें पानी की मात्रा क्या है मेरे भाई, पानी की जो सांद्रता है वो क्या है, कम है। एक चीज होती है परासरण में, परासरण एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में क्या होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणु क्या करते हैं, गति करते हैं। अणु क्या करते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि क्या मिट्टी से पानी जड़ों तक जाएगा या जड़ों से पानी मिट्टी तक जाएगा? अब बताएंगे सभी कि भाई पानी है जो जड़ों से मिट्टी तक जाएगा या मिट्टी से जड़ों तक जाएगा। तो बताएंगे, तो तुम बोलोगे गुरुजी, क्या बोलोगे कि गुरुजी इसमें जो पानी जाएगा वो कहाँ जाएगा मेरे भाई, कहाँ जाएगा? तुम बोलोगे गुरुजी जो पानी है वो मृदा से जड़ों तक जाएगा। जड़ों की मतलब कोशिकाओं तक जाएगा, जड़ बाल कोशिकाओं तक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सर परासरण की प्रक्रिया होगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करेंगे, अणु गति करेंगे। किसके अणु गति करेंगे? गुरुजी जल के अणु। जल के अणु मान लो क्या करेंगे, गति करेंगे। कहां से? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। सांद्रता किसकी है? तुम बोलोगे गुरुजी मिट्टी की है। तो निम्न सांद्रता किसकी है? तुम बोलोगे जड़ बाल कोशिकाओं की है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, मतलब कि मिट्टी से जो कहां जाएंगी मेरे भाई, जड़ बाल कोशिकाओं तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी? जड़ बाल कोशिकाओं तक जाएंगी। कोई दिक्कत इसमें? बोलोगे नहीं, दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करेंगे, जो जड़ बाल कोशिकाएं होती हैं इनमें होता है जाइलम उत्तक। वो जाइलम उत्तक क्या करता है मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। अब गुरुत्वाकर्षण क्या है मेरे भाई गुरुजी? अब तुम बोलो गुरुत्वाकर्षण क्या, हमको तो नहीं पता, नालायक को नाइन थे तो मुझे पढ़ते हैं। देखो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी हमारे ऊपर क्या करती है, आरोपित करती है, पृथ्वी हमारे ऊपर लगाती है। मतलब कि पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं वो पृथ्वी क्या करती है, जो भी पृथ्वी पर वस्तुएं हैं वो क्या करती है, पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। और पृथ्वी का यह बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। हम जो कड़े हैं, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन मान लो इस तरीके से फेंका मैंने, मान लो ये फेंका, फेंक के कहाँ आ गया, मेरे हाथ में। ये क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो ये क्यों नहीं गया मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुजी ये जल के अणु ऊपर क्यों जा रहे हैं, नीचे क्यों नहीं आए? तो मेरे भाई यही काम है जाइलम उत्तक का, कि जाइलम उत्तक क्या करता है कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करता है। और वो क्या करता है मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम का मतलब जो जल के अणु है उनको ऊपर की तरफ भेजता है, मतलब कि पूरे पेड़ में भेजता है। कौन भेजता है? जाइलम उत्तक भेजता है। मुझे आशा है कि तुम्हें आ गया होगा। और जो पानी है वो कैसे पहुंचता है गुरुजी, क्या नली लग रही है क्या? नहीं मेरे भाई, परासरण के माध्यम से। एक कोशिका, जैसे ये मान लो ये कोशिका, फिर इस कोशिका के ऊपर कोशिका, कोशिकाओं से तो मिलकर बना हुआ है हमारा शरीर। हमारा पेड़ भी किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से। तो ये कोशिकाएं क्या करती है, अपने से क्या करती है, जैसे परासरण का मतलब भाई ये यहाँ से पानी गया, यहाँ पे जाएगा, 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 इस तरीके से पेड़ के पूरे भागों में पहुंच जाता है। तो देखो एक बार पानी अवशोषित हो जाता है तो जड़ बाल कोशिकाओं में इसकी सांद्रता निकटवर्ती कोशिकाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। मान लो मेरे भाई ये वाली जड़ है, मान लो ये जड़ है मेरे भाई, ये क्या है, जड़, ठीक है। और इसके आसपास मान लो इस तरीके से जड़ है, ये बाल जड़ कोशिका है। मान लो इसने क्या कर लिया, ये जड़ ने पानी अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया? पानी को क्या कर लिया इसने, अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया? पानी को अवशोषित। जब इसने पानी को अवशोषित कर लिया तो इसके पास तो क्या होगा, पानी कम होगा। पानी क्या होगा, कम। और इसके पास जो पानी होगा वो मेरे भाई क्या होगा, तुम बोलोगे गुरुजी ज्यादा होगा, क्योंकि इसने क्या कर लिया, पानी को अवशोषित कर लिया। तो
पास पानी कम और इसके पास पानी क्या हो जाएगा ज्यादा। तो अब ये कहेगी भाई तू ऐसे कैसे कर रही है, बराबर की बांटेंगे, तो बोलेगी हाँ बराबर की बांटेंगे। तो ये कर लेती है आपस में परासरण। क्या कर लेती है, परासरण। और परासरण में क्या हो जाती है, सांद्रता समान हो जाती है। सांद्रता क्या हो जाती है मेरे भाई, समान हो जाती है। तो देखेंगे इस प्रकार जल के अणु परासरण के माध्यम से जड़ बाल कोशिकाओं से पड़ोसी कोशिकाओं तक चले जाते हैं। यह तब तक जारी रहता है जब तक पानी जड़ से जाइलम उत्तक तक नहीं पहुंच जाता। कहां से मेरे भाई, इस जड़ से जाइलम उत्तक तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये प्रक्रिया चलती है। जाइलम में पानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत एक कोशिका से दूसरी तक ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा नीचे की तरफ, मतलब जल जाना चाहिए था नीचे की तरफ, लेकिन जाइलम उत्तक क्या करता है, इसके विपरीत काम करता है। तो जल के अणु कहां ले जाएगा मेरे भाई, ऊपर की ओर ले जाता है। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसको, तुम बोलोगे नहीं गुरुजी अच्छे से आ गया और कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। तो अब हम लिखेंगे भोजन का परिवहन है, भोजन का परिवहन या फ्लो लिखेंगे भाई, अगली हेडिंग डालेंगे भोजन का अवशोषण। जल का अवशोषण कर लिया, अब लिखेंगे भोजन का अवशोषण। क्या मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और आगे लिखेंगे भोजन का अवशोषण। भाई भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण। भाई भोजन का अवशोषण, ये भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण, का अवशोषण डालेंगे मेरे भाई, भोजन का अवशोषण। सभी को का अवशोषण मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट कर देंगे मेरे का अवशोषण। का अवशोषण लिखेंगे एटीपी से मिली ऊर्जा का प्रयोग कर, लिखेंगे एटीपी से मिली ऊर्जा का प्रयोग कर। एटीपी, एटीपी क्या होती है, एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी से प्राप्त, एटीपी से प्राप्त या एटीपी से, दोबारा लिखता हूँ, ऊर्जा का उपयोग कर, एटीपी से मिली ऊर्जा का उपयोग कर या मिली ऊर्जा का प्रयोग कर, कर पौधों की पत्ती पर, पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एटीपी से कर पौधों की बना भोजन,
भोजन फ्लोएम तक की चालनी नलिकाओं से तक की चालनी नली, चालनी नली चालनी नलिकाओं का मतलब क्या है मेरे भाई? चालनी नलिकाओं का मतलब क्या है? चालनी नलिकाओं का मतलब है जो छल तरीके की नलिकाएं होती होती है तरीके की देखेंगे। उसके बाद परासरण की प्रक्रिया द्वारा उसके बाद लिखेंगे बाद परासरण की प्रक्रिया द्वारा द्वारा युक्त जल से भाई सबसे पहले क्या होगा? एटीपी से जो ऊर्जा मिलेगी उसका प्रयोग कर पौधों की पत्तियों में जो भोजन बना है, एटीपी की ऊर्जा थोड़ी सी रहती है उसके पास, पत्तियों के पास जो मतलब शरीर के पास थोड़ी सी रहती है। वो क्या करता है, जो पौधों की पत्ती मतलब पेड़ पौधों के पास कह रहा हूँ, ऊर्जा का संचय रहता है, क्या रहता है? काम है। अब वही कोशिका तो अपने भी जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका रहेगा, माइट क्या रहेगी के रूप में रहेगी? एटीपी के रूप। एटीपी से एटीपी से मिली ऊर्जा का प्रयोग कर पौधों की पत्तियों में बना भोजन जो हैं उनकी पत्ती बनेगा, वो फ्लोएम उत्तक की चालनी नलिकाओं में प्रवेश करता है। ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद परासरण की प्रक्रिया द्वारा मतलब परासरण की प्रक्रिया चलेगी और शर्करा युक्त जो जल है, जिसमें ऐसी जल जिसमें क्या है, शर्करा है, वो चालनी नलिकाओं में क्या करता है मेरे भाई? प्रवेश करता है। लिखेंगे अब आगे, इससे फ्लोएम उत्तक में दबाव बढ़ता है। इससे फ्लोएम उत्तक में दबाव बढ़ता है, अगली लाइन लिखेंगे भाई। इससे 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 फ्लोएम उत्तक में से फ्लोएम उत्तक में दबाव बढ़ता है। से फ्लोएम उत्तक में दबाव बढ़ता है मेरे, दबाव का मतलब प्रेशर बढ़ता है मेरे भाई। इससे क्या होता है? फ्लोएम उत्तक में दबाव बढ़ता है। फ्लोएम उत्तक में बना उच्च दबाव देखेंगे। फ्लोएम उत्तक में
देखेंगे इससे फ्लोएम ऊतक में दबाव बढ़ता है, फ्लोएम ऊतक में बना उच्च दबाव, देखेंगे उच्च दबाव पौधे के निम्न दबाव वाले, फ्लोएम ऊतक में बना उच्च दबाव पौधे निम्न दबाव दबाव गलती हो जाती थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लिखवा है ना मेरे भाई, लिखेंगे इससे फ्लोएम ऊतक में दबाव बढ़ता है, फ्लोएम ऊतक में बना उच्च दबाव पौधे के निम्न दबाव दबाव वाले अन्य फ्लोएम ऊतक में बना उच्च दबाव पौधे के निम्न दबाव वाले अन्य सभी हिस्सों में क्या पहुंचाएगा, जल या भोजन, जल पहुंचाएगा या भोजन पहुंचाएगा, बताएंगे सभी, जल पहुंचाएगा या भोजन, तो बोलोगे गुरुजी भोजन, तो लिखेंगे अन्य सभी हिस्सों में भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार बताओ मेरे भाई, लिखेंगे इस प्रकार फ्लोएम ऊतक के माध्यम से, इस प्रकार प्रकार फ्लोएम ऊतक के माध्यम से माध्यम से भोजन को क्या किया जाता है भाई, पौधों को दिया जाता है। इस प्रकार फ्लोएम ऊतक के माध्यम से भोजन पहुंचाया है, जाता है मेरे भाई, पौधे के सभी हिस्सों में भोजन पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई वाष्पोत्सर्जन। अब हम करेंगे किसकी बात, वाष्पोत्सर्जन की बात करेंगे, बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन की बात करेंगे। क्या लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन में, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सब, बात नहीं हो जाएगा। देखो भोजन के अवशोषण की बात करें तो एटीपी से मिली ऊर्जा का प्रयोग कर पौधों की पत्तियों में बना भोजन फ्लोएम ऊतक की चालनी नलिकाओं में प्रवेश करता है। मेरे भाई सबसे पहले जो ओटीपी, मतलब ओटीपी नहीं एटीपी, ओटीपी का मतलब तो वन टाइम पासवर्ड होता है ना। एटीपी क्या होती है, एटीपी से ऊर्जा का प्रयोग कर, एटीपी से मिली ऊर्जा का प्रयोग करके, जो एटीपी से
है उसका प्रयोग करके पौधों की पत्तियों में बना भोजन, जो पौधे की पत्तियों में भोजन बनता है वो फ्लोएम ऊतक की चालनी नलिकाओं में प्रवेश कर जाता है। मेरे भाई जो भोजन भोजन तो बन गया क्या, लेकिन भोजन गति कर पाएगा क्या, नहीं। तो अब भोजन को गति कराने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा कहां से मिलेगी, एटीपी से। तो एटीपी से थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का उपयोग करके पौधे की जो पत्तियां हैं उनमें जो बना भोजन है वो फ्लोएम ऊतक की चालनी नलिकाओं में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद में होती है परासरण की प्रक्रिया। क्या होती है मेरे भाई, परासरण की प्रक्रिया होती है। और परासरण की प्रक्रिया द्वारा शर्करा युक्त जल, मतलब कि ऐसा जल जिसमें होती है शर्करा होती है, क्या होती है, शर्करा होती है, वो क्या करता है, चालनी नलिकाओं में प्रवेश करता है। फ्लोएम ऊतक में दबाव बढ़ता है जैसे ही प्रवेश, मतलब मान लो जैसे ही प्रवेश करेगा, जैसे मान लो ये इस तरीके की नलिकाएं होती हैं। अब जैसे ही इसमें मान लो इसमें मतलब अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, भोजन आ गया, तो भोजन क्या करेगा मेरे भाई, प्रेशर बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रेशर बनाएगा, दाब देगा इस पे। जैसे ही दाब देगा, प्रेशर बनाएगा मेरे भाई, तो देखो इससे फ्लोएम ऊतक में दबाव बढ़ता है। क्या बढ़ेगा, इसमें दबाव बढ़ेगा। फ्लोएम ऊतक में बना उच्च दबाव पौधे के निम्न दबाव वाले अन्य सभी हिस्सों को भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो देखो इधर तो क्या है मेरे भाई, जैसे समझो, जैसे मान लो ये अपने पास क्या था, फ्लोएम ऊतक था, यहाँ पे क्या हुआ, ये भोजन था। ये अपने पास क्या हुआ, यहाँ से प्रेशर बढ़ा मेरे भाई, क्या बढ़ा, प्रेशर। जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो ये मान लो ये भोजन, ये मान लो पौधे की अलग हिस्सा था, ठीक है, ये अलग वाला भाग था, इसमें क्या करना है, भोजन पहुंचाना है। तो अब ये जैसे ही इस पे प्रेशर बढ़ाया तो यहाँ पे तो क्या है, प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर क्या है मेरे भाई, कम। यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम। जैसे ही इसको बढ़ाया तो दबाव इधर से ही तो लगेगा, जब इधर से लगेगा तो भोजन को जबरदस्ती मतलब आगे जाना पड़ेगा, और जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पे होता है निम्न दबाव। क्या होता है, निम्न दबाव। तो ये निम्न दबाव में क्या चला जाता है, निम्न दबाव में भोजन चला जाता है। तो क्या होता है, उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर जाता है, दबाव से निम्न दबाव की ओर। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो कोई मतलब 5-5 साल के बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे कोई मान लो 20 साल का लड़का आ रहा है, तो 20 साल के लड़के में ज्यादा दम होगी, 5-5 साल वाले में। संगठन में शक्ति, अरे नालायक को 5-5 साल के दम नहीं होगी, ठीक है ना, संगठन में शक्ति। हम मान लेते 20-20 साल के होते, 5-6, तो फिर तो अब इधर समझ लेंगे। इस वाले बंदे जो 20 साल का है, इसमें क्या होगी, ज्यादा ताकत होगी, ये ज्यादा दाब लगा पाएगा। तो जैसे ही दाब लगाया इसने, जैसे ही दाब लगाया, ये 5-5 साल वालों के क्या हो गए, हक्के बक्के गुल हो गए। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भोजन को दोनों कम निम्न दाब वाले जो होते हैं, दबाव वाले जो अन्य सभी अंग होते हैं, भाग होते हैं, भोजन पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है भाई, फ्लोएम तक दबाव के द्वारा। तो देखो क्या समझ में आया तुम्हारे यहाँ से, इस प्रकार देखो, हाँ, इससे फ्लोएम ऊतक में दबाव बढ़ता है। फ्लोएम ऊतक में बना उच्च दबाव पौधे के निम्न दबाव वाले अन्य सभी हिस्सों में भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार फ्लोएम ऊतक के माध्यम से पौधों के सभी हिस्सों में भोजन पहुंचाया जाता है। अब लिखेंगे मेरे भाई वाष्पोत्सर्जन, लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन, भाई वाष्पोत्सर्जन, ये भाई वाष्पोत्सर्जन। क्या लिखेंगे, वाष्पोत् क्या लिखेंगे, वाष्पोत् तीन डालेंगे मेरे भाई, वाष्पोत् हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, वाष्पोत् डालेंगे, वाष्पोत् वाष्पोत्सर्जन में लिखेंगे पादप के अवायवीय भागों द्वारा पादप के अवायवीय, अवायवीय का मतलब जहां पे वायु नहीं हो, लिखेंगे पादप के अवायवीय भागों द्वारा पादपों के पादप के पादप के अवायवीय भागों द्वारा पादपों भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि।
हानि पासपोर्ट आएगी। पासपोर्ट कहलाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे यह वाष्पोत्सर्जन सर्जन, लिखेंगे यह वाष्पोत्सर्जन यह वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में उपस्थित उपस्थित यह वाष्पोत्सर्जन 80-90% पत्तियों में द्वारा किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, तंत्र को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा भी बोलते हैं। तरीके से लिख के भी पूछ लेता है स्टोमेटा, ठीक है ना। किया जाता है। आगे लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण जल के वाष्पोत्सर्जन जल के जड़ से पत्तियों के सब वाष्पोत्सर्जन, 1 मिनट रुकेंगे ऐसा। वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण जड़ से पत्तियों तक, जड़ से पत्तियों तक लिखेंगे। जड़ से पत्तियों तक, जड़ से पत्तियों तक, जड़ से पत्तियों वाष्पोत्सर्जन जल में वाष्पोत्सर्जन एवं जड़ से पत्तियों तथा जल तथा, लिखते जाएंगे भाई मेरे भाई, जल तथा में विलेय
ले लवणों वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल, जड़ से पत्तियों तक तो जल तथा उसमें विलेय खनिज लवणों के खनिज लवणों के से लिखेंगे ऊपरी मुखी गति, ऊपरी मुखी गति 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 में सहायक है। यह ताप नियन यह ताप नियन सहायक है। ताप नियन सहायक है। यह क्या करता है भाई? ताप नियमन में भी सहायक है। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? लिखेंगे जल के वहन में, ये जल के वहन दाब जल के वहन में दाब 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 रात्रि के समय दाब रात्रि शेष रूप से विशेष रूप से क्या है मेरे भाई? प्रभावी है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले होते हैं, देखेंगे दिन में जब रंध्र खुले होते हैं दिन में जब रंध्र खुले होते हैं तो तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण लिखेंगे वाष्पो वाष्पोत्कर्षण वाष्पोत्कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए गति के लिए कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। बल
होता है। ठीक है, प्रेरक बल होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखेंगे मेरे भाई। ये हो गया अपने पास संवहन पादपों में। चलो पहले मैं इसको समझाता हूँ, टाइम बचेगा तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई। चलो कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रक्त का परिसंचरण, पढ़ेंगे रक्त का परिसंचरण। चलो दिख रहा है सभी को? हाँ सर दिख रहा है। भोजन का अवशोषण, एटीपी से मिली ऊर्जा का प्रयोग कर, यहाँ तो बता दिया था ना मैंने, हाँ वाष्पोत्सर्जन की बात कर रहे थे। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पादपों के अवायवीय भागों द्वारा, पादप के अवायवीय भाग मतलब जहां पर वायु नहीं होती उनके द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि, मतलब जो अवायवीय भाग होते हैं वो वाष्प लेते हैं। क्या लेते हैं? वाष्प। उस वाष्प के लिए क्या होती है? जल की हानि होती है। क्या होती है? जल की हानि। तो हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो क्या बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन के लिए? पादपों के अवायवीय भागों द्वारा, पादपों के अवायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि, वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो पादपों के अवायवीय भागों द्वारा, पादपों के अवायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि, वाष्प के रूप में जल की हानि किसके द्वारा? पादपों के अवायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाएगी मेरे भाई? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह वाष्पोत्सर्जन 80-90% पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा किया जाता है मेरे भाई। जो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो पहली बात तो ये याद रखेंगे किसमें होती है, तो लिखेंगे पादपों में होती है। किसमें होती है मेरे भाई? पादपों में होती है। पादपों के कौन से भाग में? तो यह वाष्पोत्सर्जन जो होता है इसका 80 से 90% भाग से जो ये वाष्पोत्सर्जन का जो वाष्पोत्सर्जन है वो 80-90% तो पत्तियों में क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र। उनके द्वारा ही किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक, समझेंगे। वाष्पोत्सर्जन क्या करता है? जल के अवशोषण, जल का अवशोषण कर लेगा, एवं जड़ से पत्तियों तक जल, जड़ से और पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक है। ये क्या करता है भाई? ऊपर मुखी, ऊपरी मुखी का मतलब ऊपर की तरफ, ऊपरी मुखी का मतलब ऊपर की तरफ मुख है, ऊपर की तरफ मुख का मतलब क्या है मेरे भाई? ऊपर की तरफ गति कर रहा है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन जल का अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक है। यह ताप नियमन में भी सहायक है। ताप नियमन का मतलब है कि ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, तापमान को भी नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है गुरुजी? देखो जो मैं तुम्हें बता रहा था कि मरुस्थल जब होता है, जैसे मरुस्थल है, रेगिस्तान है, तो वहां पर जो पेड़ होते हैं उनमें कांटे ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं गुरुजी? वहां की जो पेड़ मतलब वहां की जो पत्तियां हैं वो कांटे जो बनते हैं वो पत्तियों से बनते हैं मेरे भाई। किससे बनते हैं गुरुजी? पत्तियों से। पत्ती तो अलग चीज है गुरुजी, कांटा अलग चीज है, फूल अलग चीज है। तो मेरे भाई क्या होता है समझो, पत्तियां क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन का काम करती है। जब मरुस्थल में क्या होता है, जब भाई रेगिस्तान में क्या होता है, वहां पे दिन में धूप पड़ती है, भयंकर धूप पड़ती है, तो हाँ गुरुजी धूप भयंकर पड़ती है मेरे भाई। पत्तियों के पास इतना पानी नहीं हो पाता कि वो वहां पे श्वसन कर सके। क्या कर सके? अगर वे श्वसन करती हैं, श्वसन के लिए मतलब जो श्वसन होता है मतलब जो गैसें होती है उनका आदान प्रदान किसके द्वारा? गुरुजी रंध्रों के द्वारा। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा। हाँ गुरुजी बात तो आपकी दो है। तो मेरे भाई जैसे ही अगर मान लो पेड़ अपना पत्ते मतलब पत्ते जो हैं वो रंध्र खोलेंगे तो ये जो गर्मी मतलब जितनी पड़ रही है उससे जो इसके पास जो पानी होगा, पेड़ के पास जो पानी होगा, पेड़ की पत्तियों के पास जो पानी होगा वो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? वो वाष्प बन के उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? गुरुजी उड़ेगा। इसलिए वो क्या करते हैं? दिन में करते, दिन में नहीं करते। कांटे कैसे बने? आपने तो ये बात बताई मेरे भाई। जब ये दिन में श्वसन नहीं करते तो ये रात को श्वसन करते हैं, रात को श्वसन करते हैं और दिन में क्या हो जाते हैं मेरे भाई? ये अपने आप को सिकुड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिकुड़ लेते हैं। क्यों सिकुड़ लेते हैं? क्योंकि जैसे मान लो ये पत्ती इस तरीके से फैली हुई है तो सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा तो पानी का अवशोषण क्या होगा? ज्यादा। अब पेड़ क्या है भाई? अपने समझदार, जैसे अपने पास पैसे नहीं है तो पैसा खर्च करते हैं। अब वैसे ही पेड़ पौधे हैं, उनके पास पानी नहीं है तो पानी को क्या है? कम कम खर्च करते हैं। तो वो क्या करती है? पत्तियां अपने आप को सिकुड़ लेती हैं, ऐसे इस तरीके से चारों तरफ से सिकुड़ लेती हैं और सिकुड़ कर मतलब इस तरीके से बन जाती है और इस तरीके से बनता है तुम्हारा कांटा। क्या बनता है मेरे भाई? कांटा। ठीक है, चलो तो पता चल गया। तो वो क्या होता है मेरे भाई कि पत्तियां अपने पास पानी को बचाने के लिए अपने आप की क्या कर लेती है? तो आगे जाकर के बन जाते हैं, कांटे बन जाते हैं। देखो मेरे भाई, जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। जल के वहन में मूल दाब है मतलब जल का जो वहन होता है वो रात्रि के समय होता है। क्यों? क्योंकि दिन में उड़ जाएगा
तो कब प्रभावी होगा? रात में प्रभावी होगा। दिन में जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। क्या होता है मेरे भाई? कि मतलब अगर दिन में कोई अगर पेड़ पौधा है और वो श्वसन कर रहा है, दिन में अगर कोई पेड़ पौधा श्वसन कर रहा है तो वो वाष्पोत्सर्जन के लिए जाइलम में जो जल की गति है उसके लिए, जाइलम में जल की गति के लिए कौन उत्तरदायी है? सबसे ज्यादा कौन प्रेरक बल है? तो बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन। क्या है मेरे भाई? वाष्पोत्सर्जन है। ठीक है, आगे लिखेंगे मेरे भाई। देखो यहां तक मैंने समझा दिया। अब हम बात करेंगे रक्त के। देखो रक्त का परिसंचरण रह गया, वो लिखवा देता हूं। रक्त का परिसंचरण और रक्त का दोहरा परिसंचरण दोनों परिभाषाएं लिख लेंगे। दोनों के बारे में जान लेते हैं कि दोनों क्या चीज। ठीक है, तो लिखेंगे रक्त का परिसंचरण, लिखेंगे रक्त का परिसंचरण, लिखेंगे रक्त का परिसंचरण। ठीक है, हेडिंग डालेंगे रक्त का परिसंचरण। आज का टाइम तो हो गया वैसे, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, हेडिंग डाल के छोड़ेंगे। रक्त का परिसंचरण का परिसंचरण। तो कुछ भी जो चीज रह जाएगी मैं कह के करवा दूंगा, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मुझे 1% भी ये नहीं है कि मेरे भाई अब इनको बच्चों को ऐसे बताऊंगा बाद में तो इनको लगेगा मास्टर को आता नहीं। भाई मुझसे तो नहीं आता, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ो बस। ठीक है, जो चीज मान लो रह जाती है तो मैं कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा। अगर मान लो मुझसे भी फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट करेंगे गुरु रह गई, तो वो चीज कराऊंगा मेरे भाई। ठीक है, तो लिखेंगे रक्त का परिसंचरण। रक्त का परिसंचरण। ठीक है, चलो इसको कल पढ़ेंगे भाई मेरे भाई, कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इसको तो आज मैंने दोनों चीज बताई तुम्हें। जल का इस तरीके से काम करता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, भोजन का अवशोषण है मेरे भाई। आज के लिए मेरे भाई इतना ही काफी है। किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई डाउट वगैरह है तो बताएंगे। 1.5 मिनट बचा हुआ है हमारा, 1.5 मिनट बचा हुआ है। देखो मेरे भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और देखो रियल बात है मेरी भाई, तुम जैसे देखो मुझे, आज मेरी 101वीं क्लास है, मतलब मैंने 100 क्लासें तुम्हें दे चुका हूँ, 100 क्लासें मैंने पढ़ा चुका हूँ। इन 100 क्लासों में मैं चाहता तो तुम्हें मैं पूरा का पूरा पूरी की पूरी किताब करवा देता। ठीक है, 100 क्लासों में क्या मैं तुम्हें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्लासों में तुम्हारी पूरी क्लासें करवा देता। लेकिन मुझे 50 क्लासों में तुम्हारी क्लासें नहीं करवानी, एक एक वर्ड तुम्हें ऐसे पकड़ पकड़ के समझाना है मेरे भाई कि तुम जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाओ कि यार ये चीज, अरे तो मतलब उस चीजों को प्रैक्टिकली जोड़ने का तरीका। ठीक है, और हाँ तुम्हारे लिए क्लास 10 की इंग्लिश वाली क्लासेस भी आ सकती हैं जल्द ही। ठीक है, मैं अभी काम कर रहा हूँ उन पर, और जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा मैं तुम्हारे लिए क्लास 10 की इंग्लिश की और गणित की भी क्लास आ सकती है, गणित भी मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो गणित भी आ सकती है, इंग्लिश भी आ सकती है और साइंस भी आ सकती है। लेकिन तब आएंगी जब मेरे भाई यहाँ से रेस्पॉन्स मिलेगा। मैं देखता हूँ कि मतलब बच्चे देख ही नहीं, देखते ही नहीं है, क्यों कोई नहीं देख पा रहे बच्चे। मतलब 1 घंटे क्लास देखते हैं, कोई मतलब 1 घंटा तो प्रॉपर कोई देख ही नहीं रहा मेरे भाई। अगर कोई देख रहा है तो वो 2 गुनी स्पीड है, 3 गुनी। मेरे भाई मैं एक एक बोर्ड पे इस पा रहा हूँ। कोई टीचर तुम्हें, तुम पैसे देकर खर्च करके पढ़ लेना, किसी ऐप से पढ़ लेना, किसी पढ़ लेना, किसी से भी पढ़ लेना, वो लाएंगे पीपीटी से, मतलब आएगी और यहाँ पे इस तरीके से समझा देंगे और तुम्हारा काम कंप्लीट। ऐसे लिखवाने वाला अगर कोई लिखवा रहा है ना तो मुझे बता देना और मेरा नाम बदल देना मेरे भैया, वाकई इतना करवाया हो तो। मैं तुम्हारे पूरे सिलेबस की गारंटी लिया हूँ कि मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, एक एक चीज कराऊंगा। मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मॉडल पेपर कराऊंगा मेरे भाई, हैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, हैं पूरी किताब के नोट्स बनवा रहा हूँ, किताब का रीडिंग, किताब की रीडिंग करवा रहा हूँ, किताब का रिवीजन करवा रहा हूँ, चैप्टर्स का रिवीजन करवा रहा हूँ बार बार। बताओ और क्या चाहिए तुम्हें? है इतना कोई देगा तुम्हें फ्री में? कोई नहीं देगा मेरे भाई। तुम सोचो, अपने माँ बाप की तरफ देखो मेरे भाई, उन को देखो जिस तुम्हें से तुम बैठे हो, गुजर रहे हो। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता मेरे भाई। लगता है कि हमारे पापा ऐसे, मेरे भाई उनसे पूछ, वो जब 6 बजे निकलते हैं ना और शाम को 6 बजे घर पे आते हैं तो उनकी हालत देखा करो। अगर मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें
तो 50 किलोमीटर चलने के लिए भेज दूं कहीं पे, तुम गए हो कभी? बाइक पर गए हो, बस में गए हो, तो तुम्हें आते ही नींद आ जाती है रात को। क्यों? क्योंकि तुम होते हो, तुम जाने आने में थक जाते हो, और भाई तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी वो भी काम करता है, तुम्हारा भाई वगैरह है, जो भी है, जिससे घर की इनकम चल रही है, घर से तुम्हारा वो चल रहा है, मेरे भाई उनसे पूछो कि वो 50 किलोमीटर तो जाते आते तो हैं ही, लेकिन वहां पे रहकर वो काम भी करते हैं उन चीजों। भाई कोई नहीं है साथ में, तुम्हें खुद को करना पड़ेगा, तुमको खुद को पढ़ना पड़ेगा। और मैं यहाँ भाई पागलों की तरह पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा यूट्यूब पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने के लिए। तुम पढ़ो, मैं तैयार बैठा हूँ, मैंने तुम्हें नंबर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। मैं तुमसे कहता हूँ जितनी हेल्प मुझसे, मैं तुम्हारे लिए तैयार खड़ा हूँ मेरे भाई, तैयार खड़ा हूँ। मैं फ्री में तुम्हारे लिए एक कोर्स लाया हूँ, फ्री में इंग्लिश का लाने की सोच रहा हूँ, फ्री में मैथ वाला लाने की सोच रहा हूँ, लेकिन तुम कोशिश तो करो मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, एक बार प्रयास करके। अगर तुम्हें मजा नहीं आ जाए ना, जब एग्जाम के एंड में तुम ये नहीं कह दो कि गुरु मजा आ गया, तो मुझे आके कहना मेरे भाई, इतनी साइंस इस लेवल तक की तुम्हें करा दे तो वो मुझे तुम बता देना, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। हाथ जोड़कर और बच्चों को भी बताएं, और बच्चों को पढ़ाएं। तो सारी बनती है कि तुम जैसे पढ़ रहे हो वैसे औरों को बताओ, जिससे तुम ये पता चले कि कौन कितना आगे है, तो आगे से मेहनत कर सको। उसका पैर पकड़कर खींचकर आगे बढ़ने में मजा नहीं है, किसी को आगे बढ़ा के फिर उसके आगे बढ़ने में ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू, लव यू ऑल। और ये थैंक यू, कोई बात बुरी लगी हुई तो